Hello guys, so आज we will be discussing a chapter called Dissolution of Partnership Firm. I am not going to solve any problem as such, practical problem कोई solve नहीं करने वाला हूँ, but एक basics कुछ समझ लेते हैं इस chapter के, जैसे कि क्यों dissolution होता है, कौन से reasons होते हैं, accounting procedure क्या होती है, and एक final outcome क्या आता है once the firm is dissolved. डिसोल्यूशन का मतलब तो पता होगा क्या हो रहा है. मेरी जो भी 1 2 3 पार्टनर्स है, चलो कंसिडर करते हैं 3 पार्टनर्स है ABC. तो अब क्या हो रहा है, ये तीनों जन मिलके कुछ साल बिजनेस कर रहे थे, कुछ महीने बिजनेस कर रहे थे, या जो भी है, तीनों का बिजनेस चल रहा था. एंड अब ये तीनों एक साथ ये पार्टनरशिप फर्म नहीं चलाना चाहते, बिजनेस नहीं करना चाहते, ऐसे कुछ कंडीशंस हो गए. तो तीनों ने क्या डिसाइड किया, छोड़ो यार ये बिज़नेस बंद करते, नहीं करना है अब बिज़नेस. ठीक है, इस तरीके से. सो बेसिकली ये 3 पार्टनर्स हमने जैसे ABC कंसिडर किया है. आगे के स्लाइड्स में भी यही रेफरेंस यूज़ करेंगे जस्ट फॉर एग्जांपल, कि ऐसे अज्यूम करते कि 3 पार्टनर्स की कोई पार्टनरशिप फर्म है जो डिसॉल्व हम करने वाले हैं. ओके, तो अगर ये तीनों जन अब मिलके फर्म अगर डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ डिसॉल्यूशन के लिए जैसे मैंने कहा कुछ बेसिक रीजन्स हम या कुछ कंडीशंस हम सोचते हैं. ठीक है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि यही 4 कंडीशंस या 5 कंडीशंस हो सकती है, पर घुमा फिरा के इन 5 कंडीशंस के वजह से या रीजंस के वजह से कोई फर्म डिसॉल्व हो सकती है. तो सबसे पहला जो रीज़न है या कोई पार्टनरशिप फर्म क्यों बंद हो सकती है, तो सबसे पहली चीज़ है वॉलंटरी एक्ट. वॉलंटरी एक्ट का मतलब है कि जैसे हमारे ये केस में अगेन रेफरेंस इज ABC, 3 लोग जो वो थे ना, चल रहे थे तीनों एक साथ. तो ये तीनों लोग, वॉलंटरी एक्ट का मतलब होता है कि तीनों का म्यूचुअल कंसेंट है कि नहीं करना है यार, छोड़ दो, बस हो गया, अब ये बिज़नेस नहीं हो पा रहा. ओके, कि म्यूचुअली तीनों ने डिसाइड कर लिया नहीं हो रहा. ये एक चीज़ हो सकती है कि चलो बंद कर देते बिज़नेस. या फिर कभी कभार ऐसा होता है 2 3 लोग, अपने केस में ABC, एक साथ आए हैं कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, समझ लो कि किसी एक जगह पे इनका तीनों का मिलके एक काम होने वाला है. तो बस उस उतने पीरियड के लिए तीनों एक साथ पार्टनर्स बने थे. तो वंस दैट कॉन्ट्रैक्ट इज़ ओवर, इन तीनों का एक बार वो काम हो गया, तो पार्टनरशिप की क्या ज़रूरत है. ओके, डिसॉल्व कर दो फर्म को, है ना. अभी क्यों वो पार्टनर रहेंगे. एक होता है मोस्ट वर्स्ट केस सिनारियो, इंसॉल्वेंसी, दैट इज़ बैंकरप्सी, कंगाल होना. अब जब कोई पार्टनरशिप फर्म चालू है तो हमेशा पार्टनरशिप में याद रखना, पार्टनर्स का एक क्या है, वो रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स है ना. तो बहुत बार किसी पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा हो सकता है, टू रन द बिजनेस पार्टनर्स हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग एज एडिशनल कैपिटल इन बिटवीन द ईयर, और कहीं भी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो बहुत बार पार्टनर्स को खुद से बिजनेस के लिए पैसा लाना पड़ता है. एंड अगर ऐसी कंडीशन हुई है एंड एक पार्टनर या 2 पार्टनर या सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, दैट इज़ इंडिविजुअली पर्सनली नाउ दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग एनीथिंग टुवर्ड्स द बिजनेस. अब बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, वैसे कोई पैसा बनाता है. अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्या ऑप्शन बचा, क्या करना है ऐसा बिजनेस करके. तीनों को पॉसिबल नहीं हो रहा, एक को पॉसिबल नहीं हो रहा, 2 को पॉसिबल नहीं हो रहा, वॉट एवर इट इज़. तो ऐसे केस में भी वो फर्म डिसॉल्व हो सकती है. ऑलराइट. या फिर अगर कुछ गलत काम कर रहे हो, इलीगल एक्टिविटी, ऐसा अगर पता चला कि तुम जो काम कर रहे हो, तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म जो भी बिजनेस कर रहा है वो इलीगल है, अनलॉफुल है, तो डायरेक्ट कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा. कोर्ट कहेगा अभी के अभी तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर दो, यू कैन नो लॉन्गर रन दिस बिजनेस. ये हो सकता है. एंड लास्ट बेसिक चीज़ एकदम, कि कोई तो एक पार्टनर है, कुछ बाकी सारे ये जो बाकी 4 रीजन्स है उसमें से कुछ नहीं हुआ है, पर कोई एक पार्टनर है या कोई 2 पार्टनर्स है, ऐसा तीनों एक साथ आ गए तो वॉलंटरी एक्ट हो गया ना, कि म्यूचुअल कंसेंट से वो पूरा फर्म या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रहा है. पर ये केस में ऐसा है कि कोई एक पार्टनर उनमें से या कोई 2 पार्टनर्स, जैसे अपने ABC में से, उसमें से ऐसा हो रहा है कोई एक बंदा अभी नहीं यहाँ बिजनेस करना चाहता एट विल, कि आई जस्ट वॉन्ट टू क्विट, ऐसा अगर है तो वो क्या करेगा, एक नोटिस लिख के देगा कि 14 डेज नोटिस, 14 दिन का टाइम देगा. वो अपने बाकी पार्टनर्स को बताएगा कि आई एम विलिंग टू लीव दिस पार्टनरशिप फर्म, मुझे यहाँ पे नहीं रहना. तो इस तरीके से अगर डिसॉल्व हो गई तो दैट इज़ पार्टनरशिप एट विल. तो ये कुछ 5 रीजन्स है, ये मैंने
पॉइंट आउट किए, ये अपने टेक्स्ट बुक में दिए हुए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस रीजंस, ऑलराइट। तो ये कुछ 5 रीजंस है जिस वजह से कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है, दैट इज़ अ पार्टनरशिप फर्म कैन कम टू एन एंड, ओके। अब ये तो रहा कि डिसॉल्यूशन क्यों होता है या क्या क्या रीजंस है, एंड उसकी बेसिक स्टोरी लाइन पता चल गई कि अब बिजनेस बंद करना है, ठीक है। तो कुछ देखते हैं, समझ लेते हैं कि डिसॉल्यूशन अब किस तरीके से चलता है। दैट इज़ कॉन्सेप्ट वाइज तो स्टोरी के हिसाब से तो समझ गया, पर हमें क्या करना है, अकाउंटिंग करनी है, मतलब कुछ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स या नंबर ऑफ अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे अगर ये प्रोसीजर पूरी करनी है। अकाउंट्स तो हमें रखना है ना। तो अब हम थोड़ा क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल वे के टूवर्ड्स जाते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसीजर पूरी की जाती है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अकाउंट्स की प्रोसीजर क्या है डिसॉल्यूशन के केस में, ओके। सो सबसे पहली बात याद रखना, जब मैं किसी फर्म को डिसॉल्व कर रहा हूँ, डिसॉल्यूशन का अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ ये अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे अकाउंट बनाना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या है वो सब हम देखते हैं, ठीक है। एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अब ऑब्वियसली फर्म अगर बंद हो रही है तो उनके कैपिटल्स एडजस्ट करने पड़ेंगे, चलो। तो मुझे नेक्स्ट अकाउंट क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब समटाइम्स आई विल नॉट प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट आई विल प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये क्या होता है, जब किसी पार्टनरशिप फर्म में ये डिसीजन लिया जाता है कि अब मैं ये फर्म डिसॉल्व करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, अगर ये जब डिसाइड हो जाता है कि हमें फर्म डिसॉल्व करनी है, तो जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में कहा, होगा कैसा, कैपिटल्स अकाउंट्स ही एडजस्ट करने पड़ेंगे ना। पर समटाइम्स सम पार्टनरशिप फर्म्स फॉलो अ पॉलिसी वेयर वो कैपिटल्स को हाथ नहीं लगाते, दे से कीप द कैपिटल्स फिक्स्ड, ऑलराइट। सो कैपिटल्स फिक्स्ड रखने हैं, तो अब सारा प्रोसीजर है वो कैसे करें। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग कैपिटल अकाउंट, उस जगह पे हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पर ये कौन सी चीज़ में, व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, कि मतलब तुम्हारे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जो कैपिटल दिख रहा है पार्टनर्स का, उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस मत दिखाओ। तब ये सारे चेंजेस जो हम आगे देखेंगे क्या किस तरीके से चेंजेस होते हैं, ये सारे चेंजेस हम करेंगे करंट अकाउंट से। एंड एट दी एंड बिजनेस है, मतलब सब कुछ कहाँ से एडजस्ट होगा, पैसा, बराबर। सो चौथी चीज़, धंधे का देखना क्या है, कैश और बैंक जो भी अकाउंट वो बनाते हैं। सो ये 4 अकाउंट्स मुझे डिसॉल्यूशन के केस में बनाने पड़ते हैं, ऑलराइट। तो अब हम आगे बढ़ते, अब आगे हम देखेंगे प्रोसीजर क्या है, क्या क्या होता है फर्म्स में, तो किस तरीके से ये ट्रांसफ़र किया जाता है, या किस तरीके से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है या रियलाइज़ किया जाता है, कैसे कैपिटल अकाउंट क्लोज किया जाता है, ये सब हम अभी नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। तो अब कहाँ था मैं, स्लाइड नंबर 5 ना, ऑलराइट। तो हमने देखा कौन से अकाउंट्स, रियलाइजेशन, एक बार फिर से पार्टनर्स कैपिटल, समटाइम्स करंट। करंट क्यों, जब मेरा कैपिटल फिक्स रखना है, ओके। ज़्यादा इसका डोंट वरी, ये कुछ नहीं है, हम आगे प्रोसीजर देखेंगे तो थोड़ा तुम्हें समझ जाएगा, अकाउंटिंग की एंट्रीज देखोगे तब। एंड चौथा ऑब्वियसली किस तरीके से एडजस्ट होना है और कौन से अकाउंट से, एट दी एंड लेना देना किस चीज़ का है, पैसे का ही, तो ये मेरा कैश और बैंक अकाउंट, ओके। अब सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया होगा कि ये सब रियलाइजेशन, कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ये सब कैश बैंक, ये सब क्यों बनाना पड़ता है, इतने सारे अकाउंट्स क्यों। तो अब एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ कि फर्म डिसॉल्व करनी है, फर्म डिसॉल्व करनी है मतलब इनका बिजनेस रनिंग है, बराबर, बिजनेस चल रहा है, बंद नहीं हुआ है बिजनेस, पर जो चल रहा है बिजनेस वो कुछ रीजंस के वजह से बंद हो रहा है। तो ऑब्वियसली इनके पास एक बैलेंस शीट तो होगी ना, अगर बिजनेस कर रहे कुछ टाइम से तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट्स होंगे उनके पास, सो बैलेंस शीट भी होगी, बराबर। अब जब मैं बैलेंस शीट की बात करता हूँ तब 2 चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती है, एक तो मेरे पास होंगे लाइबिलिटीज़, एक तो मेरे पास होंगे एसेट्स, यही 2 चीज़ें होती है बैलेंस शीट में। अब अगर ये बैलेंस शीट मेरे हाथ में है, रेडी बैलेंस शीट, कब की, डिसॉल्यूशन के पहले की, तो इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का मुझे करना क्या है। अगर बिजनेस ही नहीं चलने वाला
तो अब ये एसेट्स लाइबिलिटीज़ का मैं करूँ क्या? ओके, अब ये और एक बड़ी दुविधा आ गई कि अरे बिजनेस तो बंद ही हो रहा है, तो ये सब क्या है? तो शायद अब वो सब सुन के लगा होगा अरे रे, और कुछ सवाल आ गए दिमाग में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब जब हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, मेरे एसेट्स में हम बेसिक बाइफरकेट करते हैं, ज़्यादा कंपनी अकाउंट्स में नहीं जाते कि फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, इस तरीके से कुछ एसेट्स को बाइफरकेट करते हैं। ये बेसिक थियरी तुम्हें पता होगी। तो समझो मेरे पास ऐसा कोई एसेट है, ठीक है, हमारे बिजनेस में। ये क्या लग रहा है? मशीन है, बराबर। चलो समझो ये एक एसेट मेरे पास है, ये मेरा फिक्स्ड एसेट है। सेम वे में मेरे पास ऑफिस वगैरह भी होगा ना, राइट? ऑफिस का फर्नीचर ये सब भी होगा, ये भी मेरा फिक्स्ड एसेट है। इतना बड़ा ऑफिस बनाया है तो ये भी मेरे पास हो सकता है। देन सिर्फ एसेट्स में ये अपने बहुत बड़े लोग हैं ना, इनसे मुझे पैसा आना बाकी है, ये भी हो सकता है। डेटर्स है, बट डेटर्स आर माई करंट एसेट्स। तो मैंने पहले दो फिक्स्ड एसेट्स कौन से देखे? मशीन एंड फर्नीचर, और भी बहुत सारे हैं, बट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो मैं सिर्फ एसेट्स के नाम लिख रहा हूँ। जैसे दो फिक्स्ड एसेट्स ले लिए, एक डेटर्स है जिनसे मुझे पैसा लेना है, ये भी मेरे एसेट्स है। इन द सेम वे मेरे पास कुछ स्टॉक ऑफ मटेरियल पड़ा होगा, दैट इज़ इन्वेंट्री, और एज वी कॉल इट स्टॉक, ये भी होगा, ये भी मेरा करंट एसेट है, बराबर। सो मेरे पास कुछ इस तरीके से समझो ये कुछ 3-4 एसेट्स है बिजनेस में, ठीक है। मेरे पास मतलब हमारे पार्टनरशिप फर्म में वो जो ABC 3 लोग थे, याद रखना, उनके पास ये सारे एसेट्स है, ऐसा समझ लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट, बहुत ज़रूरी है ना, समझ गया होगा। चलो ये भी है एसेट, ऐसा पकड़ लेते हैं। उनके बैलेंस शीट में कुछ पैसा भी है, मतलब लिक्विड कैश है या फिर बैंक अकाउंट में, ऐसा पकड़ते हैं। अब जैसे एसेट्स है वैसे ही इनके पास लाइबिलिटीज़ भी तो होंगी, बाहर लोगों को पैसा भी तो देना है। अगर पैसा आना बाकी है तो पैसा देना भी तो बाकी होगा। तो उन लाइबिलिटीज़ में हम इस तरीके से देखते हैं, एक तो तीनों पार्टनर्स का मिल के जो कैपिटल है, बिजनेस की लाइबिलिटी है ना, वो हो सकता है, या उनके पास कुछ रिजर्व्स हो सकते हैं। रिजर्व्स आर नथिंग बट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, बराबर। अगर इतने सालों से, इतने टाइम से कुछ बिजनेस चल रहा है, कुछ रिजर्व्स हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग हो गए, हो सकते हैं ना रिजर्व्स, जैसे कैपिटल तो होना ही है, पर समझो रिजर्व्स है उनके पास। या फिर छोटी मोटी लाइबिलिटीज़ है, जैसे हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़, कि मुझे कुछ लोगों को पैसा देना है, वो हो गए मेरे क्रेडिटर्स। कुछ लोगों के बिल्स मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, जो बिल्स का पेमेंट मुझे करना है, ये मेरे बिल्स पेएबल। एंड समझो मैंने कुछ लोन्स उठाए, किसी आदमी से लिया है, किसी इंसान से लोन लिया है, या फिर बैंक से लिया है, डजेंट मैटर, कुछ लोन ले लिए, ऐसे समझते। तो बेसिक फंडाइज कुछ मेरे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिस्टिंग की है। सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कवर नहीं किए, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कह रहा हूँ। कुछ एसेट्स हो सकते हैं बिजनेस के, एंड द सेम वे एसेट्स है वैसे कुछ लाइबिलिटीज़ भी हो सकती है। अब इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का मैं करूँ क्या, अब देखते हैं। ठीक है, पता चल गया मेरे पास एक बैलेंस शीट दी गई है। अब क्या करना पड़ता है जब मुझे ये बिज़नेस बंद करना है, ठीक है। बिज़नेस बंद करना है मतलब आज से वो बैलेंस शीट डज नॉट एग्जिस्ट, मुझे वो बैलेंस शीट पूरी खोलनी है। मैं ऐसे नॉर्मल धंधे की भाषा में बात कर रहा हूँ, बैलेंस शीट खोलनी है पूरी, ओपन द बैलेंस शीट, दैट इज़ सारे एसेट्स को निकालो, एसेट्स को कैंसिल करो। आई एम नॉट सेइंग बेचो, मैं बोल रहा हूँ एसेट्स के बैलेंसेस, एसेट्स को कैंसिल करो, बैलेंस शीट में से हटाओ। अब मैं एसेट्स को अगर कैंसिल कर रहा हूँ, दैट इज़ ट्रांसफरिंग द एसेट्स, तो मैं इस एसेट्स को कहाँ ट्रांसफ़र करूँ? तो जो वो स्लाइड में था, व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। पर रियलाइजेशन में जब मैं एसेट्स ट्रांसफ़र करता हूँ तब मैं एक एसेट को छोड़ दूंगा, दैट इज़ माई एक्चुअल कैश और बैंक, क्योंकि एंड में जो सब कुछ एडजस्ट होने वाला है वो कैश में से या बैंक में से, डिपेंडिंग अपॉन द पार्टनरशिप फर्म, कि वो लिक्विड कैश रखते हैं या बैंक अकाउंट में रखते हैं, उस हिसाब से एंड में कैश या बैंक के साथ में कुछ करने वाला हूँ। सो एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, मेरे फर्म में जितने भी एसेट्स है वो सारे के सारे मैं कैंसिल कर रहा हूँ, बैलेंस शीट से हटा रहा हूँ, और वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे? रियलाइजेशन में। एसेट निकाल रहा हूँ मतलब नुकसान वाली बात है ना धंधे के लिए, तो रियलाइजेशन को ट्रीट करो एज लाइक अ नॉमिनल अकाउंट। सो मैंने रियलाइजेशन डेबिट कर दिया, सारे एसेट्स कैंसिल कर दिए, तो फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन टू एसेट्स। स्टेप नंबर 2, जैसे अगर मैं एसेट्स हटा रहा हूँ बैलेंस शीट में से,
तो मुझे लाइबिलिटीज़ भी हटानी पड़ेंगी। बट जब मैं लाइबिलिटीज़ हटाता हूँ तब एक चीज़ याद रखना, उसे कहते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, दैट इज़ आउटसाइड, बिजनेस के बाहर जो पैसा देना है, बाहर के लोगों को, पार्टनर्स छोड़ के बाहर के जो लोगों को बिजनेस ने पैसा देना है, उन लाइबिलिटीज़ को कैंसिल करना है। सो मैं लाइबिलिटीज़ में कैपिटल्स को एंड रिजर्व्स को, इनको छोड़ दूंगा फिलहाल, एंड सारे आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को मैं कैंसिल कर दूंगा। अब जब मैं लाइबिलिटीज़ कैंसिल कर रहा हूँ, अच्छी बात है ना, तो देखो रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप मैंने किया रियलाइजेशन टू सनरी एसेट्स, अब सनरी लाइबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटीज़ के नाम नहीं लिख रहा बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द केस कौन सी लाइबिलिटीज़ है। सेम वे मैंने एसेट्स में भी नाम लिखे नहीं बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन कौन से एसेट्स है। कभी कभार 10-12 एसेट्स भी हो सकते हैं, सो इसलिए आई जस्ट कॉल इट सनरी एसेट्स एंड सनरी लाइबिलिटीज़। तो ये मेरी पहली 2 स्टेप्स है रिजोल्यूशन के प्रोसेस में। ये तो हो गए मेरे एसेट्स कैंसिल एंड लाइबिलिटीज़ कैंसिल। अब थर्ड स्टेप, मैंने रिजर्व्स एंड कैपिटल को छोड़ दिया था, बराबर। अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगा, जो जो रिजर्व्स पड़े हैं बैलेंस शीट में, ये रिजर्व्स इन पार्टनर्स की मेहनत से बने हुए हैं। पार्टनर्स ने आज तक जो प्रॉफिट्स कमाया होगा, उस प्रॉफिट्स में से ये रिजर्व्स बनाए गए। तो इन रिजर्व्स पे किसका हक है, पार्टनर्स का। तो इन रिजर्व्स को, जितने भी रिजर्व्स है, 1 2 3 4 5, कितने भी रिजर्व्स है, सारे रिजर्व्स ये पार्टनर्स अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ओके, अब ये जो ट्रांसफ़र कर लेंगे, ये रिजर्व्स वो किस तरीके से बांट लेंगे, या तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, अगर पार्टनरशिप डीड में कहा गया है कि तुम्हारा ये पार्टनरशिप ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, फॉर एग्जांपल 3:2:1 या 4:2:3, वॉट एवर इट इज़, जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तीनों का, वो उस रेशियो में इन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एंड इन केस अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि कौन कितना प्रॉफिट लेने वाला है, कैसा है, अगर प्रॉब्लम इज साइलेंट अबाउट दैट, ओके, अगर कुछ कहा नहीं गया है, तो इन रिजर्व्स को हम कैपिटल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे अगर 3000 का कोई रिजर्व होगा, अपने ABC 3 पार्टनर्स है, तो हर एक जन उस रिजर्व में से 1000 अपने पास ट्रांसफ़र कर लेगा इन केस रेशियो इज़ नॉट देयर। ठीक है, तो पहले मैंने एसेट्स ट्रांसफ़र किए, फिर लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र किए, फिर रिजर्व्स ट्रांसफ़र किए। पहले 2 रियलाइजेशन पे ट्रांसफ़र किए एंड रिजर्व्स मैंने डायरेक्टली कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। अब नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं। ऑलराइट, सो अब हमने क्या क्या कर दिया है, एसेट्स ट्रांसफ़र हो गए, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गए, देन रिजर्व्स भी ट्रांसफ़र हो गए। ये लास्ट हमने स्लाइड देखी थी कि मैंने पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व जो भी है रिजर्व्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते। अब कभी कभार ऐसे होता है कि कोई पार्टनर बोलता है इस डिसोल्यूशन के प्रोसेस में कोई एसेट है, ओके, तो कोई पार्टनर आके कहता है कि एक काम करता हूँ, ये जो कोई एसेट है, मशीन लो, फर्नीचर लो, अपने एग्जांपल में से, तो ये एसेट्स मैं टेक ओवर कर लेता हूँ। ठीक है, टेक ओवर कर लेता हूँ, इन एसेट्स को मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो बाकी 2 पार्टनर्स बोलते हैं ठीक है बाबा, करो विड्रॉ, तुम लेके जाओ इस एसेट्स को। अब ये पार्टनर जब एसेट विड्रॉ करता है या टेक ओवर कर देता है किसी एसेट को, ये पूरा पैसा पार्टनर अपने जेब में डाल सकता है क्या? नहीं ना, उसका अकेले का नहीं है, वो तीनों अपने ABC जो 3 पार्टनर्स थे, तीनों का मिल के इस एसेट्स में हिस्सा है, पर एक ही पार्टनर लेके जा रहा है। तो ऐसे केस में भले वो पार्टनर लेकर गया, फ्री में थोड़ी ना मिलेगा, फर्म को पैसा आना है ना उस एसेट्स का। तो जब पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर कर लेता है, तो ड्राइंग के एंगल से कैपिटल तो डेबिट होना ही है, बराबर, कि विड्रॉ कर रहा है इसलिए। पर हम एसेट्स ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं पहले एंट्री में, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स किया था ना, तो एसेट्स ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं। अब डिसोल्यूशन के केस में जब पार्टनर कोई एसेट विड्रॉ कर लेता है, तब हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। तो फंडा देखो, फर्स्ट एंट्री में मैं सन्ड्री एसेट्स क्रेडिट कर चुका हूँ। नॉर्मल अगर मैं अकाउंटिंग करता तो मैं कर सकता था पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल टू सन्ड्री एसेट्स, ओके। पर अब मैं पार्टनर्स कैपिटल टू सन्ड्री एसेट्स नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं एसेट्स को क्रेडिट कर चुका हूँ फर्स्ट एंट्री में, ड्यूअल क्रेडिट हो जाएगा। तो अब हम डिसोल्यूशन के केस में कैसे सोचते हैं,
अगर कोई पार्टनर मेरा एसेट लेकर जा रहा है, बिजनेस में से एसेट लेकर जा रहा है, तो वो पैसा आना किसको है? बिजनेस को। और हम अभी कौन सा अकाउंट में से इनकम एंड एक्सपेंसेस या गेन्स और लॉसेस कौन से अकाउंट से दिखा रहे हैं? रियलाइजेशन से। सो कोई एसेट टेक ओवर करना, बिजनेस के एंगल से ये पैसा आना है, तो हम एंट्री कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। ओके। सेम वे कोई पार्टनर बोल सकता है कि बाबा बिजनेस के लाइबिलिटी का मैं देख लेता हूँ, एक हाथ कोई लाइबिलिटी है, चलो मैं टेक ओवर करता हूँ। मैं टेक ओवर करता हूँ मतलब क्या है? मैं पे कर देता हूँ, मैं संभाल लेता हूँ, ऐसा कोई पार्टनर बोलता है। अब पार्टनर खुद के जेब से तो देगा नहीं, फिर पहले दे देगा, ऐसा समझ लेते हैं, चलो दे दिया, पर एट दी एंड खर्चा किसका है? देखो रिवर्स हो गई एंट्री। तो डिसोल्यूशन में अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर कर लेता है तो हम जर्नल एंट्री करेंगे रियलाइजेशन डेबिट, बिकॉज एट दी एंड दिस इज एन एक्सपेंस टू द फर्म। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, किसने ये पूरा जिम्मेदारी उठाया? जो भी पार्टनर ने उठाया, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके। तो ये रहा अपना पार्टनर्स कैपिटल के एंगल से कि पार्टनर्स क्या क्या कर सकते हैं रिगार्डिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब अगर मैं पार्टनर्स को छोड़ दूं, डायरेक्ट फर्म क्या क्या कर सकती है? अब जो लाइबिलिटीज हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, अगर लाइबिलिटीज टेक ओवर कर रहे थे तो हमने कर दिया रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर अगर फर्म डायरेक्ट लाइबिलिटीज की पेमेंट कर रही है, दैट इज बिजनेस में से डायरेक्टली लाइबिलिटीज को अगर पेमेंट हो रही है या और कोई खर्चे हुए इस प्रोसीजर में, और बिजनेस ये खर्चा कर रहा है मतलब रियलाइजेशन डेबिट होना ज़रूरी है। खर्चा कर रहा है मतलब क्या जाएगा? पैसा। एंट्री देखो, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश और बैंक। कैश और बैंक क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द केस, ठीक है। तो जब लाइबिलिटीज पे की जाती है, कौन पे कर रहा है? बिजनेस। जब बिजनेस में से पैसा पे हो रहा है तब हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू कैश बैंक। वो प्रीवियस स्लाइड जैसा नहीं है, पार्टनर इंडिविजुअली कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्ट बिजनेस से पेमेंट हो रही है। अगर पेमेंट कर सकती है फर्म, तो फर्म पैसा भी तो ले सकती है ना। जो एसेट्स पार्टनर्स टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट फर्म पहले बेचने को भी तो ट्राई करेगी कि एसेट्स बेच देते हैं, चलो अभी जो एसेट्स बेच पाई पार्टनरशिप फर्म, कर दो रिवर्स कैश बैंक टू रियलाइजेशन। पैसा आ गया बिजनेस के पास, फ़ायदा है, क्रेडिट कर दो रियलाइजेशन को। ओके। अब ये सब होने के बाद एसेट ट्रांसफ़र हो गए, लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र हो गए, रिजर्व्स ट्रांसफ़र हो गए, टेकन ओवर हो गया, पेमेंट हो गई, पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, ये सब हो गया। अब बचा क्या? अकाउंट्स में क्या मिलता है सब कुछ होने के बाद? या तो रियलाइजेशन पे प्रॉफिट दिखेगा। अब प्रॉफिट दिखेगा, रियलाइजेशन नॉमिनल अकाउंट है तो जस्ट लाइक P&L ट्रांसफ़र कर दो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, बराबर। ये भी सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ बोला नहीं होगा तो इक्वली, ये सब लॉजिक सेम ही चलेगा। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल इन केस ऑफ प्रॉफिट। ज़रूरी थोड़ी है हमेशा प्रॉफिट हो, बिजनेस बंद हो रहा है, लॉस भी हो सकता है। लॉस हो गया तो रिवर्स द एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अब हो गया मेरा रियलाइजेशन क्लोज, रियलाइजेशन का काम ख़त्म। अब जब रियलाइजेशन का काम ख़त्म हो गया है तो मुझे पता कैसे चलेगा सारा प्रोसीजर मैंने सही किया है? तो अब वो कैसे पता चलता है? लास्ट मैंने कहा था ना, कैश और बैंक को हम अलग देखेंगे। सब कुछ होने के बाद फाइनल सेटलमेंट कहाँ होने वाला है? कैश और बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो इसको हम एक अलग सेगमेंट में देखते हैं, बस लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स जस्ट गो टू आवर लास्ट सेगमेंट, जस्ट कैश एंड अपना बैंक अकाउंट किस तरीके से टैली होता है वो देख लेते हैं। ओके, अब जो भी है अपना सारा प्रोसीजर जो ख़त्म हो गया, दैट इज़ एसेट्स ट्रांसफ़र करना, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करना एंड रिजर्व्स एंड ऑल दैट, ये सब हो गया। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी निकल गया रियलाइजेशन का। अब एट दी एंड फाइनल जो सेटलमेंट है कि तीनों जन अब क्या बोलने वाले हैं। अपना बिजनेस तो बंद हो गया, अपने अपने घर जाना है अब तीनों को। तो अगर तीनों को बिजनेस बंद करके अपने अपने रास्ते चले जाना है तो तीनों जन क्या बात करेंगे? मेरा हिस्सा कितना है, अभी मैं कितना लेके जाऊँ, तू कितना लेके जाएगा, अभी कितना है, अपना फाइनल अमाउंट क्या है, बोलो चलो। तो अब ये जो फाइनल बैलेंस है ये सेटल होगा अपना कैश और बैंक अकाउंट से। अब वो किस तरीके से होता है? जब मेरा वो रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस पूरा ट्रांसफ़र हो गया था तब दो ही चीज़ें मुझे पॉसिबल है।
पहली चीज़ इज़ मेरे कैपिटल का क्रेडिट साइड इज़ हेवियर, दैट इज़ क्रेडिट बैलेंस इज़ मोर। अगर इस तरीके से हो गया तो मेरा जो भी डिफरेंस है ये डिफरेंस आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे। अब इस डेबिट साइड के जो मेरे जो लैकिंग है, ये जो यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है, लैग हो रहा है, इसको कौन से अकाउंट से एडजस्ट करूँ? ऑब्वियसली कौन सा अकाउंट बनाया मैंने? कैश ऑन बैंक है ना मेरे पास। तो इस पार्टनर्स कैपिटल को हम एडजस्ट करेंगे कैश या बैंक से, ठीक है, इन केस क्रेडिट साइड हैवी है। अब क्या ज़रूरी है क्या कि क्रेडिट साइड ही हैवी होगा? कभी कभार क्या होगा, डेबिट साइड भी तो हैवी हो सकती है। अभी अगर डेबिट साइड हैवी हो गई, इसका मतलब माई डेबिट बैलेंस इज मोर, व्हाट इज लैगिंग? क्रेडिट साइड पे लैग हो रहा है। अगर क्रेडिट साइड पे लैग हो रहा है तो उसको भी मैं किस तरीके से एडजस्ट करूँगा? कैश एंड बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट में लिख दूंगा बाय कैश और बैंक। ऑलराइट, सो ये दो तरीके हैं कि सब कुछ मेरा एक बार रियलाइजेशन ख़त्म हो जाएगा तो एंड में मुझे पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है थ्रू विच अकाउंट? थ्रू कैश और बैंक। सो दो चीज़ें, ईदर द क्रेडिट साइड विल बी हेवियर और डेबिट साइड विल बी हेवियर। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप कैश और बैंक को उस तरीके से एडजस्ट करोगे। एंड ये सब कुछ एक बार हो गया, सब ख़त्म हो गया, तो आपको क्या मिलेगा? योर फाइनल आउटकम शुड बी कि सब मेरी प्रोसीजर ख़त्म हो गई है, मैंने सब कुछ सही तरीके से एडजस्ट किया है, फॉर्म डिज़ोल्व हो चुकी है। अब होना चाहिए क्या? एट दी एंड तुम्हारा कैश या बैंक जो भी अकाउंट तुम बना रहे हो, ये अच्छे से टैली हो जाना चाहिए। अगर ये टैली नहीं हुआ तो कुछ तो गड़बड़ है बॉस अकाउंटिंग में। ओके, ये टैली होगा तभी पता चलेगा ना कि आपने बहुत सही तरीके से सारे अकाउंट्स सेटल कर दिए। अब ये तीनों जन जो अपने ABC पहले से चल रहे, तीनों जन अब अपने अपने घर, ये बिजनेस बंद, ठीक है। इस वीडियो में मैंने एक सेक्शन कवर नहीं किया है, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। इंसॉल्वेंसी में थोड़े 2-3 एंट्रीज बढ़ जाती है, बट नॉट एज सच इतना डिटेल में वो करना नहीं पड़ता, एक बेसिक 2-3 एंट्रीज उसमें खाली बदल जाती है। सो आई एम नॉट इंक्लूडेड इंसॉल्वेंसी इन दिस वीडियो। ओके, in my next video I'll come up with a problem, maybe I'll involve that insolvency वाला section into the problem directly, I will bring that in the problem, तो वहाँ से ही वो समझ जाएगा। बट दिस इज़ द बेसिक प्रोसीजर ऑफ डिजोल्यूशन, इस तरीके से ये डिजोल्यूशन चलता है। एंड में क्या टैली होना चाहिए? कैश और बैंक, विच एवर अकाउंट यू आर मेंटेनिंग। ऑलराइट, सो ये था कुछ बेसिक फंडाज ऑफ डिजोल्यूशन। आई होप you have liked it. All right, I'll come up with a next video where I'll solve a problem very soon. Thank you so much.